हेलो नमस्कार। दी रेड हॉट पॉडकास्ट के आज के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जिस दिन भारत ने पूरे वर्ल्ड का मैप चेंज कर दिया। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस दिन भारत ने दिखा दिया कि किस तरीके से एक कोहेसिव कोऑर्डिनेटेड प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है और जो एक रिजल्ट निकलता है 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर। तो आप देखेंगे कि इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि कोई कंट्री किसी ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करने के लिए, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ के लोगों की हेल्प करता है और टास्क पूरा करके एक क्लीनेस्ट और ऑनेस्ट विड्रॉल ऑफ फोर्सेस जो है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर आप इतिहास में देखेंगे कि अमेरिका ने डेमोक्रेसी का झंडा उठाते हुए कई बार दूसरे मुल्कों पर एक इलीगल इन्वेजन किया है। हमारे सामने उदाहरण है इराक का, अफ़गानिस्तान का, जहाँ सालों रहे और जब वो विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो 16 दिसंबर 1971 जब आप इतिहास में देखेंगे कि ये जो एक विजय है केवल भारतीय फ़ौज की नहीं, एक भारतीय नागरिक की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जो हम देखते हैं इसमें वो लाजवाब होता है। तो आप जो ये दिन है तो इसमें जो ये सरेंडर होता है इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो हार होती है ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ये हमारी एक कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री थी पाकिस्तान पे, और ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के साथ चाइनीज़ और अमेरिकन फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी और इनको इनका सपोर्ट था। हमने पूरे वर्ल्ड के ख़िलाफ़ जाते हुए एक डिसीजिव विक्ट्री हासिल करके दी, और ओनली इन 13 डेज़ एक आप जो सही मायने में जिसको एक ब्लिट्ज़क्रीग कहते हैं वो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने एक बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ अचीव किया, बिल्कुल एक प्रेसिजन के साथ, मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ के साथ। और इतने बड़े कंट्री को लिबरेट करवाना इतने कम टाइम में डिसीजिवली, विदाउट एनी सीज फायर, विदाउट एनी कि मिलिट्री एक्शन में कोई बाधा ना होते हुए, और ये ऐसा जब हमने पॉसिबल करके दिखाया जब हमारे 3 फ्रंट्स खुले हुए थे। वेस्टर्न फ्रंट पे वेस्ट पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे ऊपर, और हमने चाइनीज़ बॉर्डर पे भी अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी थी किसी भी चाइनीज़ मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। सो जो हमारा एक कोऑर्डिनेशन था, पॉलिटिकल विल थी, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का कोऑर्डिनेशन था, वो लाजवाब था, और ये हमारी मिलिट्री का एक फाइनेस्ट आर है। सो हमें ये याद रखना चाहिए कि मिलिटरीली हम वीक नहीं हैं। जब हमारे पास पॉलिटिकल विल होगी और व्हेन वी विल नीड टू डू समथिंग, हम लाइटनिंग स्पीड से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और हम किसी भी फॉरेन पावर का या कोई भी वर्ल्ड पावर, सुपर पावर का हम प्रेशर नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारे लिए कोर इशू होगा हम उसके साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी इशू है वो। मैं पहले तो सबको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑन ए लाइटर नोट और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन आर्मी, मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि जो ये 1971 का जो ऑपरेशन था वो एक, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना, एक डिलिमिटेशन, तो इंडियन आर्मी ने उसको एक तरह से ईस्टर्न पाकिस्तान को डिलिमिटेशन करके बांग्लादेश का नाम दिया था। और इट वाज ए वेरी गुड ऑपरेशन, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, और ऐसे आगे ऑपरेशन और भी होते रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी एक ऐसा ही ऑपरेशन था। और अभी पीओके की जैसे बातें चल रही हैं, तो उसके बेसिस पे या उससे सीख लेके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जल्दी पीओके भी इंडिया के अंदर आ जाएगा। कि जब इंडियन तलवार गिरेगी पाकिस्तान पे, सो खरबूजा कटेगा और बटेगा भी। तो ये दिन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है याद करना कि ये जो इस दिन जो कोऑर्डिनेशन था केवल पॉलिटिकल क्लास में नहीं, अगर आप देखेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि पैरामिलिट्री जो कोऑर्डिनेशन था वो गजब का कोऑर्डिनेशन था। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था कि कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ चूक हो गई या। और जिस तरीके से इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, एक डर का माहौल था कि आज लोग बात करते हैं 2 फ्रंट वॉर की, वहाँ मल्टीपल फ्रंट थे। अमेरिका एक तरफ था, ब्रिटिश ने भी अपने नेवल फ्लीट वहाँ से सेंड कर देते हैं, चाइना का डर था इधर, और पाकिस्तान के 2 फ्रंट तो ओपन थे ही। आप ये बात नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान की रिलेटिव पावर उस टाइम हमारे एक तरह से बराबर की थी। करंटली तो हम उनसे काफ़ी पावरफुल हैं, और उनकी इकोनॉमी भी उस टाइम पे स्ट्रांग थी। हमारी तो
3-4% ग्रोथ रेट रहती थी मैक्स टू मैक्स, उनकी ग्रोथ रेट 6-7-8% तक चलती थी। सो उनके पास वेस्टर्न वेपन्स का भी सपोर्ट था, अमेरिका का मॉरल सपोर्ट भी था, सारे सपोर्ट थे उस टाइम। हमने जो ये करके दिखाया है तो करंटली तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, पॉलिटिकल विल की बात है सिर्फ। तो जो ये एक बहुत बड़ी जो सरेंडर हुआ है, ये कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, जो कि एक हेट पर जन्म हुआ था 1947 में, उसी दिन ये इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी कि ये इनका इनके टुकड़े टुकड़े होना ही है, या इनके और भी एक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व? देखिए, पाकिस्तान एक टेम्परेरी स्टेट है। ये अगर आप थोड़ा जूम आउट करके हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो ऐसे इस तरीके से एक थोपा हुआ कल्चर किसी जोग्राफी पे ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि अननेचुरल चीज़ों को आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होती हैं। सो जो भी ईस्ट पाकिस्तान इन्होंने बनाया था, उसका कोई इधर से उधर इनको सामान भेजने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता था, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं था। और ये ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान वाले, उनको पॉलिटिकल पावर भी नहीं दे रहे थे। सो वो एक फिजिबल कंसेप्ट था ही नहीं। और टू नेशन थ्योरी उस दिन हमने एक तरह से कंक्लूसिवली प्रूव कर दी कि ये काम नहीं करेगी। और ये एक तरह से पूरे भारत का एरिया है, और इस पे आर्टिफिशियल लाइन खींचना, जो अंग्रेजों ने लाइन खींची है, वो फिजिबल नहीं है, वो टिकेगा ही नहीं। तो जो ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, तो ये इसमें केवल यही रीज़न था कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एक डिस्टेंस का फ़र्क है, या कुछ और भी इसमें कन्फ्लिक्ट के रीज़न है? देखिए, 1970 में वहाँ पे एक साइक्लोन आया था, बोला साइक्लोन नाम से, और जो भी एड मिली ईस्ट पाकिस्तान को, वो वेस्ट पाकिस्तान वाले उन्होंने बैरक बना लिए उससे। इनको पता था कि कॉन्फ्लिक्ट ब्रू कर रही है वहाँ पे, और जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उससे लोग थक चुके थे। जो भी वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते थे, सोहरावर्दी बने थे एक बार, और 2 प्राइम मिनिस्टर और बने थे इनके। सो उनको जो प्रेसिडेंट था अयूब खान, वो रैंडमली हटा देता था। सो उनको एक ये ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, या फिर बांग्लादेश कह सकते हैं, अब हम कहेंगे उनको, सो बांग्लादेशी लोगों को ये था कि ये वेस्ट पाकिस्तान वाले कभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं देंगे हमें। और जो ये साइक्लोन था आया था, इससे उनमें एक रोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि कोई भी वेस्ट पाकिस्तान खुद तो अपने पैसे डाल नहीं, वो खुद के पैसे देने की दूर की बात है, जो इंटरनेशनल एड आ रही है उसको खा जाते हैं ये। सो एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में, और ये गुस्सा उन्होंने जब 1971 में इलेक्शन हुए तो उसमें उन्होंने 70 में जो इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। आई थिंक 167 सीट थी, तो 169 आउट ऑफ 313, तो स्वीपिंग विक्ट्री थी, अकेले बहुमत मिल गया था उनको, अवामी लीग को। तो अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा कि हम क्या करेंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जो एक धोखा देने वाली प्रवृत्ति रही है ना पाकिस्तान की, वो इनके खून में है कि हम फेयर नहीं खेलेंगे, हम रूल चेंज करेंगे गेम के बीच में। दैट्स हाउ दे ऑपरेट। तो ये इनको बंगालियों को अच्छा नहीं लगा, और इनकी नेगोशिएशन चलती रही, लेकिन कभी भी एक फेयर प्ले नहीं किया भुट्टो ने। और ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट भुट्टो ने करी है एक तरह से, क्योंकि और हो सकता है आज पाकिस्तान की बर्बादी का मेन रीज़न भुट्टो रहा हो, क्योंकि बहुत ही एक तरह से अच्छे स्टेप लिए हैं उसने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। पहले पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा, अब हो सकता है 4 हिस्से बनेंगे पाकिस्तान के। अभी भी भुट्टो के ही वो है, उनके ही वंशज है ना, वो क्या नाम है, बिलावल भुट्टो, वो भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो भी जगह जगह बेइज्जती करवा के आते हैं, कभी यूएन में बेइज्जती करवाते हैं, कभी जर्मनी में बेइज्जती करवाते हैं, तो आदत सी हो गई है। बेइज्जती तो आनी जानी चीज़ है इनके लिए। तो जैसे आप देखते हैं कि जब ये वॉर शुरू होता है 3 दिसंबर 1971, ऑपरेशन चेंगिस खान, इंडिया पहले अटैक नहीं करता है, तो इंडिया के पास ऑप्शन होता है कि किस तरीके से जो रिफ्यूजीज़ आए मिलियंस में, उनको संभाला जाए, कि हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करें। तो इस वॉर को ये भी कहा जाता है कि ये इंडिया के लिए एक धर्म युद्ध था, क्योंकि इंडिया ने पहले अटैक नहीं किया इसमें। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि इट वॉज अ जस्ट वॉर फॉर इंडिया? देखिए, पाकिस्तान ने एक स्पेसिफिक मजहब के रिफ्यूजीज़ को टारगेट किया था। उन्होंने हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया था, और उनको चुन चुन के मार रहे थे वो वहाँ पे बांग्लादेश में। सो इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजी आ गए थे, जो भी हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे थे। वो लोकल भाषा नहीं बोलते थे, उनमें लोकल कल्चर नहीं आता था, असम में, त्रिपुरा में, और नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, और वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी।
सो ये हमारे उस टाइम पे गरीब देश तो वैसे था, कोई हमारी ये तो था नहीं कि इकोनॉमिक सुपर पावर थे हम। जस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे हमारे पास ग्रेन्स भी नहीं थी, और हमने पूरे वर्ल्ड के सामने हमने कहा कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है कि हम ये थोपा गया हमारे ऊपर रिफ्यूजीज क्राइसिस जो है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वी विल टेक एक्शन। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी ने में बहुत सारी वर्ल्ड कैपिटल्स का टूर किया था कि भैया आप पाकिस्तान को रोकिए, उनको समझाइए कि ऐसे वो एक जेनोसाइड कर रहे हैं वहाँ पे, और इन चीज़ों के रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, इनसे परमानेंट एनिमिटी बनती है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यूएस का एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर हाथ था कि भाई पाकिस्तान इनकी चाइना के साथ दोस्ती करवा रहा था और इनको सोवियत यूनियन के साथ लड़ना था, तो दैट वाज मोर नेसेसरी फॉर देम। बांग्लादेश के जो आदमी मर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, वो एक तरह से इनके लिए कम ह्यूमन राइट्स थे उनके। दैट्स हाउ द हाइपोक्रेसी ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस। और इवन जब इनके पूरे एफर्ट के साथ जब इन्होंने हमें थ्रेटन किया था अपनी पैसिफिक फ्लीट भेज के, वी डिड नॉट बज कि भाई हमारे लिए कोर इशू है, हम अपना पूरा सब कुछ लगा देंगे। हम एक तरह से अपना जो भी कुछ पावर है हमारे पास सारी के साथ उतरे हैं। वी विल डील विद वट एवर कम्स आफ्टर दैट, क्योंकि आपका कंट्री अनस्टेबल होने के चांस थे। आप इतने दिन तक इतने लोगों को फ्री में खाना कैसे खिलाओगे? तो हमने स्टेप लिया, वार स्टार्ट करी, और पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश करी। वेस्टर्न थिएटर में इन्होंने हमारे एयरफील्ड्स पे बॉम्बिंग करी। अगले दिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया इनको, और अगले दिन से हमने ईस्टर्न थिएटर भी खोल दिया, और हमारी फोर्सेज ने एक तरह से मैनूवर वारफेयर किया। और एक जो पाकिस्तान की थिंकिंग थी, पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज को कैसे लगाया हुआ था ईस्टर्न बांग्लादेश में, ईस्टर्न पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में, इनको क्या लगता था कि इंडिया में या इंडियन पॉलिटिकल क्लास में इतना दम नहीं है कि वो पूरे बांग्लादेश को आज़ाद करवा सकें। इनको ये लगता था कि ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ में एक कॉन्क्लेव बनाएंगे, एक सर्टेन हिस्सा कब्जा करेंगे और वहाँ पे रिफ्यूजीज को शिफ्ट करेंगे, एक एरिया सिक्योर करके रिफ्यूजी शिफ्ट करेंगे। लेकिन इंडिया ने कहा कि वी विल गो फॉर द जुगुलर विन, और हम ढाका पे अटैक करेंगे डायरेक्टली। हमारा फोकस ढाका रहेगा कि हम कोर पे ही अटैक करेंगे। और मैन्यूवर वारफेयर के साथ हमने अटैक किया कि जो भी इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी पाकिस्तान की, जो इन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाई हुई थी, बंकर बनाए हुए थे, उनको हमने इग्नोर करते हुए उनको बाईपास करके और उनको पीछे फॉलो नहीं करने, रिट्रीट नहीं करने दिया उनको एक तरह से। और हमने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। ब्रिज बिल्डिंग हमने अपनी बहुत सारी फोर्स हमने वहाँ पे शिफ्ट कर रखी थी, वेस्टर्न थिएटर से ईस्टर्न थिएटर पे, क्योंकि आप देखेंगे तो ईस्टर्न थिएटर में इंडिया इतनी फोर्सेज नहीं रखता, और वो भी ईस्ट पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए हमारे पास फोर्सेज थी नहीं उस टाइम पे। सो वी नीडेड सम टाइम टू गेट आवर मिलिट्री प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्शन। अब त्रिपुरा में हम इतनी ज़्यादा फोर्स क्यों रखेंगे? जैसे हमने त्रिपुरा से भी अटैक किया था एक, इवन मेघालय से हमने अटैक किया था, वेस्ट बंगाल से हमने अटैक किया था ना। वहाँ पे इतने एयरपोर्ट इतने ज़्यादा कैपेबल थे, इतने ज़्यादा बड़े ट्रैफिक लोड को हैंडल करने के लिए। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें हमें टाइम लगा। और उसके बाद जो हमने एक तरह से लाइटनिंग स्ट्राइक करी पाकिस्तान पे, वो हक्के बक्के रह गए और थे। उनको ये लगा कि भाई ये तो इंडिया तो इतनी बड़ी ये कर नहीं पाएगा। इवन एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जब हमने अपनी रेजिमेंट पैरा ड्रॉप करी थी वहाँ पे, तो पाकिस्तानी हाथ मिलाने के लिए आए स्टार्टिंग में उनसे कि चाइनीज़ पैरा ट्रूपर आए हैं हमें बचाने के लिए। जब उनके पिछवाड़े में गोली पड़ी ना, फिर भागे वहाँ से। वो शिट, ये तो इंडियन है, हम तो गए, सरेंडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन नाउ। सो एक जो पाकिस्तान पूरा का पूरा एक कॉग्निटिव डिजोनेंस पे चल रहा है कि वो सर्टेन फैक्ट्स को ओवरलुक करते हैं कि इनको नहीं देखना। इस बेस पे चलता है पाकिस्तान कि जो फैक्ट उनको दिखते हैं उन्हीं पे अमल करते हैं एक तरह से। फिर ये कहते हैं हमारे साथ साजिश होगी। भाई तुम अंधे हो एक आँख के, ये दिक्कत है तुम्हारे साथ। तो जब हम इस वॉर को देखते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन होता है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बीच में, जो गजब का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, तो आप इसमें कुछ इंसाइट शेयर करेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेवी ने जो हमारा जो वेस्टर्न थिएटर था उसको सिक्योर किया, और एयरफोर्स का जो रोल था ईस्ट पाकिस्तान में, तो इसमें आप कुछ शेयर कर सकते हैं इसमें? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान में हम करेंगे अटैक, और वेस्ट पाकिस्तान को हमें होल्ड आउट करना है। ईस्ट पाकिस्तान में हमें सरेंडर लेना है, ढाका पे कब्जा करना है, और वंस ढाका फॉल्स की और सारी पाकिस्तान आर्मी खुद सरेंडर कर देगी। तो हमने बिल्कुल टी तक इसको एग्जीक्यूट किया। वेस्टर्न फ्रंट में हमें थोड़े स्टार्टिंग में लॉसेज हुए थे, पर देन वी शिफ्टेड आवर 2 रेजिमेंट्स फ्रॉम ईस्टर्न फ्रंट। तो उसमें काफ़ी लोगों की नर्व हिल गई थी कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में तो जीत ही रहा है, अब वो वेस्ट पाकिस्तान को भी डिसमेंबर करने जा रहे हैं।
तो जो यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन थे वो चिल्लाने लग गए थे यूएन में भी और अपने वाइट हाउस में भी कि ये इंडिया ऐसे कैसे कर सकता है, इतना बड़ा मिलिट्री पावर इंडिया कब से बन गया, वी हैव टू टीच देम ए लेसन। तब उन्होंने अपनी ये पैसिफिक फ्लीट भेजी थी कि इंडिया को लेसन सिखाना पड़ेगा। इतना वो एक रीजनल सुपर पावर बनना चाहते हैं क्या कि जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। सो जो हमारी एयरफोर्स के, नेवी के, इनके जो सब्सटेंशियल एक विक्ट्री कह लीजिए, एक वन साइडेड विक्ट्री जो होती है ना, वो मैं आपको एक दो बताता हूँ। हमने कराची हार्बर पाकिस्तान का पूरा नष्ट कर दिया। 2 अटैक्स किए हमने उन पे, और उनकी आप टैक्टिकल ब्रिलियंस देखिए। हमारे पास गन बोट्स थी सोवियत मेड, वो विद्युत क्लास बोट्स बोलते थे उनको, छोटी बोट्स थी, 4 मिसाइल आती थी उन पे, स्टिक्स मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और उनकी जो स्पीड और एक ये कह लीजिए आपकी मैनूवरेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी एंड्योरेंस नहीं थी। वो सिर्फ कोस्टल वाटर्स में चलाने के लिए बनाई गई थी सोवियत्स ने, लेक्स में और इनमें, यहाँ पे अपने कोस्ट पे पेट्रोलिंग करने के लिए। लेकिन उनकी मिसाइल थी वो बहुत कारगर थी, और एक तरह से बड़े शिप्स को उड़ाने के लिए वो मिसाइल बनाई थी सोवियत्स ने। तो हमारा पोर्ट था ओखा पोर्ट। ओखा पोर्ट से हमें कराची हार्बर जाना था। तो वो जो बोट हैं वो खुद तो चल के जा नहीं सकती, उनमें इतनी एंड्योरेंस नहीं है, मतलब इतना उनमें टैंक कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ तक जा सकें। हमने क्या किया कि बड़ी बोट्स के साथ फ्रिगेट थी जो हमारे पास, उनसे टो किया उनको और वहाँ पे ले गए। और जब 70 किलोमीटर है, आई थिंक 70 माइल्स जब हम पाकिस्तान के कोस्ट से दूर थे, सो वो जो फ्रिगेट थी वो वहीं पे खड़ी हो गई, और जो बोट थी उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान ने अपने रेडियो पे क्या सिग्नल दिया कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने हमला किया है। वो बहुत स्पीड से आ रही थी। सो जो भी उनको एक उन्होंने जो कराची हार्बर पे टैंक था वो उड़ा दिया, एक पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर उड़ा दिया, एक माइन स्वीपर उड़ा दिया, एक उन्होंने आई थिंक मर्चेंट वेसल थी जो जिसमें एम्यूनिशन था, और उसको एक फ्रिगेट थी या डिस्ट्रॉयर था वो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था, दोनों को उड़ा दिया। सो और हमारी कैजुअलिटी 0। हम वापस आ गए। अगले दिन पाकिस्तान ने कहा हम भी बदला लेंगे, बदले की भावना में तो रहते ही हैं। इन्होंने ओखा पोर्ट पे अटैक किया नेक्स्ट डे। तो हमें पहले ही पता था ये अटैक करेंगे, तो हमने सारा अपनी जो बोट्स थी वो दूसरी जगह खड़ी कर दी थी, ये खाली बम मार के चले गए वहाँ पे कि हमने करारा जवाब दिया है। खुश हो गए पाकिस्तानी। 2 दिन बाद हमने फिर अटैक किया सेम उससे, उसको ऑपरेशन पाइथन बोलते हैं। तो जो थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ था कराची हार्बर पे उसको भी उड़ा दिया, और 2 डिस्ट्रॉयर उस दिन भी उड़ा दिया हमने। पाकिस्तान की 50 to 60% नेवी हमने कराची अटैक में उड़ा दी थी। और उस टाइम हमारे पास भी कोई ऐसी 30 मार्का नेवी नहीं थी। एक और पाकिस्तान की जो ह्यूमिलिएशन हुई, जो कि वो तो हिस्ट्री बुक्स में लिखी गई है, पाकिस्तान ने यूएस से लीज पे एक सबमरीन ले रखी थी। यूएस सबमरीन का नाम था यूएसएस डाइबलो। पाकिस्तान ने उसका नाम रखा था पीएनएस गाजी, पाकिस्तान नेवल शिप गाजी। सोच ऐसी है ना इनकी कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने हीरो, खुद के हीरो नहीं है इनके पास। तो गाजी इंपोर्ट करा इन्होंने अफ़गानिस्तान से अपना हीरो उसका। और जो उनके सबमरीन के कमांडर थे वो पहली बार सबमरीन को कमांड कर रहे थे, जफ़र मोहम्मद आई थिंक उनका नाम था। उनको इन्होंने अवार्ड भी दिया था। ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जो हारे हुए सोल्जरों को अवार्ड देता है। गाजी डुबाने के लिए अवार्ड की। इट वाज वेरी गुड ऑपरेशन, द टी वाज गुड। सो जो ये सबमरीन थी इसमें टैक्टिकल इश्यूज थे और इसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन वगैरह होते रहते थे। ये एक तरह से कम्प्लीटली फिट फॉर एक्शन नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसी वेसल या कोई ऐसा शिप नहीं था जिसमें इतनी एंड्योरेंस हो कि वो बांग्लादेश तक जा सके। सो इस पीएनएस गाजी ने भ्रमण करते हुए, श्रीलंका से सप्लाईज लेते हुए, और ये पहुँचे वहाँ तक। पीएनएस गाजी का जो मिशन था वो था आईएनएस विक्रांत को डैमेज करना, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इनको ये था कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में रहेगा तो ये फिर इंडिया वाले चुन चुन के मार सकते हैं पाकिस्तानियों को। जो पाकिस्तानी भाग रहे होंगे ना उनको भी चुन चुन के मारा जा सकता है। सो इनका ये था कि पहले ही शिप को डुबा दो। और ये नवंबर में इनकी सबमरीन निकल गई थी। आई थिंक 23 या 24 नवंबर को इनकी सबमरीन पाकिस्तान के पोर्ट से निकल गई थी। श्रीलंका में उसने सप्लाई उठाई। हमें पता चल गया श्रीलंका में कि ऐसे ऑर्डर दिए गए थे वहाँ पे ऑयल के, लुब्रिकेंट्स के, जो सिर्फ सबमरीन में यूज़ होते हैं। तो पाकिस्तानी पकड़े गए कि इतना दिमाग तो है नहीं इनमें। हमने क्या किया कि
INS विक्रांत को हमने अंडमान में स्टेशन कर दिया। इनको ऐसा लगता था कि विशाखापट्टनम या मद्रास में रहेगा INS विक्रांत। सो हमने इनको इंडियन नेवी ने एक तरह से ऐसा चकमा दिया इनको कि हमने बड़े ऑर्डर विशाखापट्टनम पोर्ट पे प्लेस करने स्टार्ट कर दिए। सो इनके पाकिस्तान के स्पाइस ने पिकअप कर लिया इस इंफॉर्मेशन को। तो इन्होंने कहा कि भाई इतने ज़्यादा बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं सप्लाईज़ के, तो INS विक्रांत ही आएगा यहाँ पे। और ये विशाखापट्टनम हार्बर पे आके खड़े हो गए अपनी सबमरीन लेके। अब वहाँ पे हार्बर पे कवायद चल रही पूरी, और INS विक्रांत था नहीं वहाँ पे। और ये इतने दिन से इनकी सबमरीन चल रही थी। सबमरीन में एक तरह से बैटरीज की और सबकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उसमें इनको ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही थी, और एक ऐसा समय आ गया था कि इनको सरफेस करे बिना इनका काम नहीं चलता, और हमारे जो हार्बर पे सरफेस करते ये पकड़े जाते। इनकी सबमरीन में खुद एक्सप्लोजन हुआ, और ये आई थिंक हमारे कोस्ट से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही इनकी सबमरीन आज भी वहीं पड़ी है। ना तो इन्होंने अपनी बॉडी मांगी कभी, ना इन्होंने रिक्वेस्ट करा कि हमारी डेड बॉडी दे दो। इवन आई थिंक 2001 में या 2003 में हमने एक तरह से इसको, हमारे डाइवर्स ने 6 बॉडी निकाली थी उसमें से, और उनको ब्यूरियल दिया था। तो पाकिस्तान की ये आदत रही है कि ये अपने डेड सोल्जर्स को लेते नहीं है। अच्छा, इसके बाद US ने क्या कहा कि हमारी सबमरीन है, हम उसको वापस चाहते हैं, हम खुद निकालेंगे और वी विल टेक इट बैक। तो इंडिया ने कहा हमारे वाटर्स में पड़ी है, अब वो हमारी है तो हम ले जाने नहीं देंगे उसको। ये पाकिस्तान की स्टोरी है। आपने जैसे बताया, इसमें थोड़ा सा एक मूवी आई थी बॉर्डर, आपने आई थिंक देखी होगी। उसमें एक जगह का जिक्र हुआ है लोंगेवाला। अभी वहाँ पे एक अच्छा वार मेमोरियल भी है, लोंगेवाला वार मेमोरियल, आप वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पंजाब 23 यूनिट थी इंडियन आर्मी की, वहाँ पे पोस्ट थी। तो जैसे ये 3 या 4 को जैसे आपने बताया हमला हुआ, तो उसके तुरंत बाद से पाकिस्तान फोर्सेज आई, और करीब 4 बजे कोई क्या नाम था उनका, कैप्टन धर्मवीर सिंह भान या ऐसा कुछ नाम था उनका, मेरा रिकॉल, आई कैन नॉट रिकॉल। तो उनकी जो प्लाटून गई हुई थी वहाँ पे पेट्रोलिंग पे, तो उन्होंने देख लिया, उनको टैंकों की आवाज़ आई, तो उन्होंने जो वॉच टावर होते थे उस पर चढ़ के देखा, तो पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड आ रही है। तो वो मतलब 20-22 किलोमीटर दूर आए हुए थे लोंगेवाला। आर्मर डिवीजन आ रही थी उनकी, पूरी आर्मर डिवीजन आ रही थी। तो वो उन्होंने इन्फॉर्म किया, वहाँ पे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो वहाँ पे टोटल 120 लोग तैनात थे वहाँ पे, और उनकी पूरी आर्मर डिवीजन बताया आपने, करीब 3 से 4 हज़ार, जिसमें टैंक वैंक भी थे। T-59 टैंक थे चाइनीज ने जो दिए थे, चाइनीज ओरिजिन के। तो 2 ऑप्शन थे मेजर कुलदीप जी के पास कि या तो आप सुबह तक रुको, क्योंकि शाम का टाइम था, एयरफोर्स में हमारे तब तक ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। हंटर विमान थे हमारे पास, और वो उनकी विजिबिलिटी बिल्कुल मतलब रात को थी ही नहीं एक तरह से। तो वेट करना था सुबह तक एयरफोर्स के आने का। या तो आप सुबह तक रुको, उनको होल्ड करके रखो, या फिर एक टैक्टिकल रिट्रीट लो, ताकि फिर से एक अच्छे से उन पे आक्रमण या हमला किया जा सके, असॉल्ट किया जा सके। हाँ, तो मेजर कुलदीप सिंह ने बोला कि पीछे तो हटना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो सुबह तक उन्होंने मतलब डट के सामना किया, और जैसे ही सुबह मतलब थोड़ा थोड़ा सूरज निकला, तो हमारे अंटर आए, और उन पे मतलब चुन चुन के आज भी वहाँ पे टैंक उल्टे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो एक घंटे के अंदर पूरा निपटा दिया था पूरी उसको, ब्रिगेड को। तो ये भी एक तरह से मतलब वेरी गुड विक्ट्री थी। पाकिस्तान के एक जो कमांडर थे टैंक डिवीज़न के, जो उस टाइम पे, वो लिखते हैं कि जो इंडियन विमानों ने हमें तड़पा के मारा है, कि उन्होंने जैसे वो उनका टैंक उड़ा दिया था, उसके पास जीप थी। पहले उनको मौका दिया, जीप में बैठ, थोड़ी आगे चल, फिर साइड में गोली मारी, फिर उसके इधर फायर किया। तो उनको एक तरह से भगा के मारा है पाकिस्तान के जो कमांडर थे टैंक डिवीज़न वाले। और इनको ये एक टैंक इतनी बड़ी डिवीज़न लेके क्यों आए थे? क्योंकि इनको प्रॉमिस किया गया था स्टार्टिंग में, याह्या खान ने इनको प्रॉमिस किया था एयर सपोर्ट, कि जो तुम्हारी आर्मर डिवीज़न जाएगी इसको एयर सपोर्ट मिलेगा। और लास्ट में आई थिंक 2 या 3 दिन जब रह गए ना अटैक के, तो याह्या खान ने कहा एयर सपोर्ट तो नहीं मिल सकता। इनकी जो कभी से ही जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप रही है ना, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में।
एक हम बात करते हैं जैसे साइकोलॉजिकल वारफेयर की। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर में हमने इन पे कई सारी टैक्टिकल विक्ट्रियाँ एक तरह से ली हैं। उसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जब ये सरेंडर करने वाले थे, आई थिंक 14 दिसंबर की बात है, 14 दिसंबर 1971 की। वहाँ पे पाकिस्तान के गवर्नर थे अब्दुल मुतालिब मलिक। इन्होंने मीटिंग बुलाई जो भी वहाँ पे टॉप डिग्निटरीज थे उनकी, जिसमें उनके सेक्रेटरी हो गए, उनके जो कमांडिंग जनरल थे जनरल नियाजी हो गए, उनका स्टाफ हो गया, और भी बहुत सारे जो भी पुलिस के वहाँ पे जो हेड हो गए, और ये इनकी सबकी गवर्नर हाउस में मीटिंग बुलाई। हमने उसका सिग्नल इंटरसेप्ट कर लिया और उसको डीकोड कर लिया हमने इनका साइफर को। हमें पता चल गया कि 12 बजे मीटिंग होने वाली है गवर्नर हाउस में। हमें आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे इसका पता चल गया था। इसके बाद हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आई कि सारे के सारे जो टॉप लीडरशिप है बांग्लादेश में वो गवर्नर हाउस में इकट्ठी होने जा रही है। हमने बहुत कम टाइम में अपने MiG-21 तैयार किए। MiG-21 उस टाइम पे एक तरह से फ्लैगशिप था हमारा, एक तरह उस टाइम पे बहुत एडवांस फाइटर था MiG-21 उस टाइम पे। 4 MiG-21 हमने रेडी किए और चारों को गवर्नर हाउस में उनके स्वागत के लिए दौड़ा दिया। उन्होंने हर MiG-21 में 32 रॉकेट थे और सबने ट्री टॉप हाइट पे उड़ के गवर्नर हाउस के चारों तरफ चक्कर काट के सबने बार बार रॉकेट मारे उन पे, और ये एक तरह से बंकर में छुप के इन्होंने अपनी जान बचाई पाकिस्तान के नियाजी ने। और इन्होंने पर्पस मतलब अटैक करना नहीं था, एक साइकोलॉजिकल डराना था उनको। और जो MiG-21 की आवाज़ नीचे से जो जेट इंजन की आवाज़ होती है ना, उससे वैसे खिड़कियाँ हिलती हैं सब कुछ। तो इनको ये लगा कि एक जहाज़ ने एक MiG-21 ने अपने सारे अगर रॉकेट खाली कर दिए, हाँ हो गया होगा। उसके बाद एक और आता है, उसके बाद एक और आता है, उसके बाद एक और आता है। 4 फाइटर्स ने एक तरह से पूरा अपना पेलोड खाली किया गवर्नर हाउस बिल्डिंग पे। और उसकी इवन फ़ोटो मौजूद है, उसकी वीडियो भी मौजूद है इंटरनेट पे। लेकिन वो जो एक आँख के अंधे है ना पाकिस्तानी, वो नहीं मानते इन चीज़ों को। ये तो साजिश है, बनाई हुई वीडियो है। जस्ट ये मार पड़ने के बाद जो ये गवर्नर था, ये पता नहीं कहाँ से पेन वैन ढूंढ के लाया उस सारे कबाड़ में से, और उसने 2 लाइन का अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा कि मैं जा रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ मैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इस बार में कोई हिस्सा। तो मैं जा रहा हूँ जो न्यूट्रल जोन है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल डक्का का जो एक होटल था वो न्यूट्रल जोन बना रखा था। UN के रिप्रेजेंटेटिव और जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज थे वहाँ पे थे, और एक तरह से ये बात हो रखी थी यहाँ पे कोई अटैक नहीं करेगा। इसके बाद क्या होता है कि नियाजी फिर भी उस दिन तो खूब रोया कि जब इसके ऊपर बम पड़ रहे थे कि ऐसा कौन करता है, याया खान ने हमें बेच दिया और हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ रखा है। उसके बाद नियाजी ने क्या किया कि अपना हेडक्वार्टर चेंज कर लिया। पहले उसने ढाका यूनिवर्सिटी में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया कि वहाँ से मैं कमांड एंड कंट्रोल ये करूँगा। तो हमें पता चल गया कि नियाजी ने अपना हेडक्वार्टर चेंज कर लिया है। अगले दिन हमने फिर 4 MiG भेजे नियाजी के स्वागत के लिए। तो उसके कान जब सरेंडर किया था ना उसने, उसको कुछ सुन नहीं रहा था। तो नियाजी के कान उस टाइम तक बज रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वो फोटो देखेंगे ना, अब तो वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ साइन कर भाई, यहाँ इवन ये सारे ये एक तरह से प्रूफ मौजूद है हमारे पास। एक और पाकिस्तान की जो एक मेंटल सिचुएशन की आपको कहानी बताते हैं कि हमारे पास जो गोरखा बटालियन, गोरखा रेजिमेंट थी, उन्होंने पाकिस्तानियों को ज़बरदस्त धोया था और इनमें एक तरह से भय पैदा हो गया था गोरखा रेजिमेंट का। इवन गोरखाओं ने इनको खुकरी से काटा था एक तरह से। जब लास्ट में एक तरह से जब क्लीन स्वीप वाले ऑपरेशन होते हैं ना, तो एक आदमी ने 8-8 9 पाकिस्तानियों को खुकरी से काटा था, एक लिटरली। तो इनमें एक भय था कि अगर गोरखा रेजिमेंट आ गई तो हम कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, बचेंगे नहीं है, और ये तो हमारी हार हो जाएगी एक तरह से। एक सेक्टर में जहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर से गोरखा रेजिमेंट ड्रॉप करी गई थी, बटालियन थी, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या लगा कि पूरी पूरी गोरखा रेजिमेंट आ गई है, और हमने आई थिंक 320 या 325 गोरखा बटालियन के सोल्जर ड्रॉप किए थे वहाँ पे। और उन्होंने ऐसा एक तरह से मैन्यूवर वारफेयर दिखाया वहाँ पे कि पूरी पूरी रेजिमेंट है, और उन्होंने 10,000 आई थिंक 9,500 या 10,000 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर थे, उनको एक
आई थिंक 7 या 8 दिन तक रोक के रखा। और जब उन्होंने सरेंडर दिया ना तो वो हैरान रह गए कि हमारी 300 आदमी 9,500 पाकिस्तानियों का सरेंडर ले रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन थी। आप ह्यूमिलिएशन का आप इससे अंदाज़ा लगाइए, 320 आदमी 9,500 पाकिस्तानियों का सरेंडर ले रहे हैं। हाउ ह्यूमिलेटिंग कैन इट गेट। एक और ये बताता हूँ कि नियाजी इतने डरे कैसे। जैसे जब बांग्लादेश को इंटरनेशनल जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे वो खाली कर रहे थे, सो उनके जो प्लेन थे ये कार्गो प्लेन में भर के उनको लेके आ रहे थे कोलकाता एयरपोर्ट पे, दमदम एयरपोर्ट उस टाइम बोलते थे उसको। सो वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी। वहाँ पे हमारी जो हमें पैराड्रॉप करनी थी बटालियन, उनकी भी तैयारी हो रही थी वहाँ पे। और जो हम 2 रेजिमेंट्स को ईस्टर्न थिएटर से वेस्टर्न थिएटर में शिफ्ट कर रहे थे वो भी वहीं चल रहा था, और उनके बांग्लादेश से प्लेन भी वहीं पे लैंड कर रहे थे। सो उनको क्या लगा कि पूरी की पूरी ब्रिगेड पैराड्रॉप करी जाएगी बांग्लादेश में या ढाका में। तो उन्होंने एक तरह से रूमर उड़ा दिया या एक खबर फैला दी कि भाई इंडिया तो पूरी ब्रिगेड पैराड्रॉप करेगा वहाँ पे। तो ये बीबीसी ने पिकअप कर लिया इस न्यूज़ को, और पाकिस्तान वाले बीबीसी रेडियो सुनते थे खबर के लिए। सो नियाजी के वैसे होश सफ़ेद हो गए कि अगर भारत तो हमारी जान ही निकाल देगा, और ये तो साजिश है हमारे खिलाफ। और एक तरह से उसके ये हो गया कि अगर इतने पैराड्रॉप हो रहे हैं तो लैंड से कितने आएंगे। उसको ये हो गया था कि अच्छा इंडिया के पास इतनी इकोनॉमिक पावर है, इतने प्लेन्स हैं इनके पास कि इतने ज़्यादा लोगों को पैराड्रॉप कर सकते हैं ये, वो भी एक साथ। तो ढाका के पास जगह है तंगेल नाम से, वहाँ पे हमने पैराड्रॉप ऑपरेशन किया और मुक्ति बाहिनी की मदद से किया। उन्होंने हमें एक सिक्योर जोन बना के दिया 2 स्क्वायर किलोमीटर का, और वहाँ पे हमारा पैराड्रॉप हुआ। अलग अलग टाइप के विमान थे हमारे पास, एंटोनोव 12 थे, 4 या 5 आई थिंक, डकोटा थे, फेयरचाइल्ड। तो ये पैराड्रॉप सक्सेसफुल हुआ। और जब नियाजी को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा था, सो हमारे जो जनरल थे, कमांडिंग जनरल उस टाइम पे, जनरल FR जैकब, सो नियाजी ये कह रहा था हमारे जनरल को कि जनरल साहब हमारे पास ढाका में 30,000 आदमी हैं, हम सरेंडर क्यों करें। हमारे जनरल ने कहा नियाजी साहब झूठ मत बोलिए, 26,930 आदमी हैं आपके पास। तो हमारे पास आपसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ज़्यादा है आपसे, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और जो ये नियाजी था लास्ट तक बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमारे जनरल ने कहा कि नियाजी साहब आपको अपनी तलवार सरेंडर करनी पड़ेगी, उसने कहा मेरे पास तलवार है ही नहीं, मैं तो भूला है अपनी तलवार। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी पिस्टल सरेंडर करो। पिस्टल तो सरेंडर करोगे अपनी? पिस्टल भी वो अपनी नहीं देते, वो सोल्जर से लेते हैं, फिर वो पिस्टल सरेंडर करते हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी लास्ट तक बचने की सोचते हैं, तो एक आंख के अंधे है ना, वो वाली बात है। तो आप देखेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये जो है ना, ये 16 दिसंबर से पहले ही स्टार्ट हो जाता है कि ये इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जनरल्स जो हैं, वो अनाउंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप सरेंडर कर दो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको एक सोल्जर ट्रीटमेंट मिलेगा, जेनेवा कन्वेंशन को फॉलो किया जाएगा। और क्योंकि उनको जो पाकिस्तानी आर्मी ने जो वहाँ पर कत्लेआम मचाया था, जिस तरह से ह्यूमन राइट का वायलेशन किया था, बंगाली वीमेन का रेप किया था, तो उनको भी पता था अगर इंडियन आर्मी नहीं होगी तो ये मुक्ति बाहिनी वाले उनके खून के प्यासे हैं, वो नहीं छोड़ने वाले, बोटी बोटी नोच लेंगे। इनको बिरियल भी नहीं मिलेगा, इनकी मजार भी नहीं बने, मजार कह रहा हूँ, कब्र भी नहीं बनेगी इनकी। तो ये डर भी था, मतलब जनरल नियाजी इतने डर गए थे कि अब वो जब याया खान को फ़ोन करते हैं तो याया खान कहते हैं कि भैया आप देख लो, अब वार ख़त्म करो, हमारे सोल्जर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, बस आपको ही अब ये देखना है। तो ऐसा बताते हैं जब JFR जैकब जाते हैं तो वो अकेले होते हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स के बीच में, कोई वेपन नहीं होता, और उस ऐसे मोमेंट में वो जनरल नियाजी को कहते हैं कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सरेंडर कर दीजिए। तो नियाजी को ही लगता था कि उनके जो आका बैठे हैं अमेरिका में, वो सीज़ फायर की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर। अमेरिका ने 2-3 बार सीज़ फायर का कोशिश की, लेकिन रशिया जो उस वक्त USSR था तो उसने वो वीटो कर दिया। तो ये सीज़ फायर लेट हो रहा था, तो जनरल नियाजी बार बार फ़ोन करते हैं कि ये सीज़ फायर क्यों नहीं हो रहा। तो वहाँ पर जो US के एम्बेसडर थे तो वो कहते हैं कि भाई हमारा सीज़ फायर करा दो और हम सीज़ फायर के हिसाब से
रहेंगे, और हमारी क्या कहते हैं आर्मी की और जो हमारी फैमिली है उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब तक वो सेफली नहीं पहुंच जाते हमारे वेस्ट पाकिस्तान में, तब तक ये सीज़ फायर रहेगा। तो उसके बाद जब वो जेफर जैकब जाते हैं तो वो कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं आपका होगा, सरेंडर होगा, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे आपको साइन करने होंगे। तो बताते हैं कि वो बूबू करके रोने लगते हैं कि अब क्या होगा, ऐसा मत करवाइए। तो कहते हैं साइन आपको यहाँ नहीं करना, आपको रेस कोर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रेस कोर्स में साइन करना, और वहाँ पर और हमारे फोटोग्राफर होंगे, यूएन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सबके सामने साइन कराया इन्होंने, तो ये पाकिस्तानी मना नहीं कर सकते। तो जैकब साहब के पैर पकड़ लेते कि जैकब साहब ऐसा मत करवाइए, अब हमारा क्या होगा, और बहुत रोते हैं ये। तो आप अगर देखेंगे ना कि बिकारिस्तान का आप इतिहास देखेंगे 1947, 1965, इसके बाद भी अगर ये इतनी हिम्मत कर पाते हैं तो इसमें इनके आकाओं का रोल है। पाकिस्तान को लगता था कि अमेरिका उनके साथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वर्ल्ड कुछ देखता रहेगा। याया खान ने इनको क्या चूर्ण बेचा था कि वाइट्स फ्रॉम द वेस्ट और येलोज फ्रॉम द नॉर्थ, कि चाइना तो नॉर्थ से आएगा, अमेरिका वाले साउथ ये वेस्ट से आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, कि भाई तुम तो चोजन वन हो, तुम पाकिस्तानी से चोजन वन, कि इन स्पेशल कृपा है इनके ऊपर अल्लाह की। तो ये चूर्ण खिलाया जाता है पाकिस्तानियों को, इसलिए दोबारा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, फिर ह्यूमिलिएशन करवाते हैं अपनी। क्यों? हिस्ट्री पढ़ते नहीं, अंधे हैं। अगर हम 1971 की बात करते हैं तो अगर हम अमेरिकन हिपोक्रेसी और डुप्लीकेसी की बात नहीं करेंगे ना तो ये बात पूरी नहीं होती। अगर आप देखेंगे कि रिचर्ड निक्सन और उनका जो सलाहकार था हेनरी किसिंगर, तो उनके एक नैरो इंटरेस्ट कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है माओ के साथ बातचीत करने में, क्योंकि उस वक्त 1969 में सोवियत और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ बॉर्डर क्लासेस भी हो रखे थे। तो ये चाहते थे कि यूएस वाले चाहते थे कि ये चाइना से निगोशिएट करें, और सोवियत जो कि एक कोल्ड वॉर का टाइम था वो, कि अब ये रशिया को क्या कहते हैं मिलकर टैकल करेंगे कि चाइना के थ्रू ये कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो याया खान थे, रिचर्ड निक्सन याया खान से बहुत खुश थे कि ये क्या करते थे कि याया खान जाते थे कि मैं जा रहा हूँ स्टेट विजिट पर, और पाकिस्तान जाते थे, फिर कहते थे यार मैं बीमार पड़ गया हूँ, और चुपके से वहाँ पर ये पाकिस्तानी जेट में चाइना जाते थे हेनरी किसिंगर माओ से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। ये हेनरी किसिंगर का एक तरह से रूटीन था, पाकिस्तान जाते थे, बीमार पड़ते थे, फिर चाइना जाते थे। दैट्स हाउ यूज्ड टू ऑपरेट। तो किस तरीके से मतलब एक अपना एक पर्पस पूरा करने के लिए अमेरिका, जो कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट का झंडा लेकर कहीं भी ये किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वहाँ पर इन्होंने एक ब्लाइंड आई, मतलब आंखों में पट्टी बांध ली कि जो आपके जो बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जो इनके एम्बेसडर थे आर्चर ब्लड, वो वहाँ से टेलीग्राम लिखते हैं। उन्होंने कई टेलीग्राम लिखे कि आप इस तरीके से जो यहाँ पर जीनोसाइड हो रहा है, होलोकॉस्ट हो रहा है, आप ह्यूमन राइट का वायलेशन इस तरीके से कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको स्टेप लेने चाहिए। और पूरा जो कॉन्सुलेट होता है उनका वो लेटर लिखता है, और बाद में उसको एक ब्लड टेलीग्राम करके भी कहा जाता है। ब्लड टेलीग्राम, इवन बुक भी है ब्लड टेलीग्राम पे। तो आप अगर देखेंगे कि ये यूएस की हमेशा दोगलापन रहा है कि उनका पर्पस जो होता है, अगर आप शुरू से कोई भी अगर उनके देखें जितने भी वॉर उन्होंने किए हैं, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए ही वो कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और कभी भी वो खुद वॉर नहीं करते। यहाँ पर भी जब ये 1971 का होता है वॉर होता है, तो वो हेनरी किसिंगर कहते हैं माओ से कि भाई आपके यहाँ तो फ्री प्रेस भी नहीं है, और आप इतना ह्यूमन राइट का भी इशू नहीं है, हमें तो कांग्रेस को का सामना करना पड़ता है, प्रेस को भी जवाब देना पड़ता है, तो आप इंडिया पे अटैक कर दो, हम आपका साथ देंगे, आपको आर्म्स देंगे। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ये अमेरिकन जो हैं दूसरी कंट्रीज़ को कमज़ोर करने के लिए लोगों को उकसाते हैं। डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है। और आप इसको करंट सर्कमस्टांस से भी जोड़ के इस तरीके से देख सकते हैं कि इवन आफ्टर कंटिन्यूस वर्ल्ड प्रेशर हमने रशिया का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि रशिया हमारा आज तक का ट्रू एलाई है और हिस्ट्री इसकी गवाह है। आप वर्ड्स पे मत जाइए, एक्शंस पे जाइए। एक्शंस मैटर, वर्ड्स डोंट मैटर। आज अमेरिका कह रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, टाइम आने पे ये कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे कि हमारी पब्लिक अलाउ नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दे आर नॉट रिलायबल एलाइज। अमेरिका हैज़ ओनली इंटरेस्ट नॉट फ्रेंड्स। और कैनिबलिज्म स्टार्ट कर दिया है अमेरिका ने, अपने एलाइज को खाना स्टार्ट कर दिया है। तो हम कोई एलाई नहीं है यूएस के, हम पार्टनर्स हैं। अब एलाइज को पता लग गया ना कि अब यूएस उनके लिए लायबिलिटी होता जा रहा है। अब आप यूरोप में देख लीजिए किस तरीके से यूएस ने अपना एक इंटरेस्ट पूरा करने के लिए वहाँ की इकॉनमी और वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो अभी उनके खाने पीने मतलब कह रहे हैं कि विंटर इज़ कमिंग, हम क्या करें, वो कह रहे हैं आप रशिया से गैस मत लीजिए, उनकी नॉर्थ स्ट्रीम पर वो क्या कहते हैं उड़ा देते हैं उसको।
तो एक तरह से इन्होंने एक नियो कॉलोनियलिज्म जो कहते हैं ना, पूरी तरीके से फॉलो किया है। और अगर मैं इनके दोगलापन की एक और आपको इंसिडेंट बताऊं, तो उस वक्त 1970s के टाइम में यूएस कांग्रेस ने बार लगा रखा था कि हम ना इंडिया को ना ही पाकिस्तान को आर्म्स बेचेंगे, बट ये चुपके से साइलेंटली ये पाकिस्तान को आर्म्स बेचते थे, और जबकि इनके जो साथी थे वो उसका विरोध करते थे। बट निक्सन का जो याया प्रेम था, और या जो कह लीजिए अब चाइना के साथ जो एक पाकिस्तान निगोशिएट करने में रोल निभा रहा था, तो निक्सन ने सारी चीज़ें जो हैं, सारे नैतिक मूल्य ताक पे रखते हुए अपना इंटरेस्ट पूरा करने की कोशिश करी। और अगर आप देखें कि उस वक्त इंडियन जो लीडरशिप थी उसकी अगर आप दूरदर्शिता देखें, तो हमने जो सोवियत के साथ हमारे एक डिप्लोमेटिक संबंध थे उनको एक स्ट्रेटजिक रिलेशन में चेंज किया। और 1971 में अप्रैल 1971 में सोवियत के साथ हमारा एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होता है कि अगर कोई एक अटैक होता है इंडिया पर तो रशिया पूरी हेल्प करेगा, और रशिया ने हेल्प भी की। जो हमारा एक डर था कि चाइना फ्रंट ओपन हो सकता है, तो जिनजियांग प्रोविंस पर रशिया ने एक बहुत बड़े संख्या में अपने सोल्जर्स इकट्ठे किए थे। और ये वॉर कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का था, बट अगर आप लार्जर पिक्चर में देखेंगे ना, तो इसमें अमेरिका का रोल एकदम एक्टिव था। जब उनको लगा कि ये सरेंडर करने वाले हैं, नियाजी ने तो यूएस एम्बेसडर को बता दिया, तो इन्होंने ये जो खबर है ना एक दिन से ज़्यादा अपने पास रखी। इन्होंने ये आगे फॉरवर्ड नहीं की कि इंडिया वालों को कि ये सीज फायर चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। यहाँ इनका एक यूएसएस एंटरप्राइज है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस वक्त का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, तो वो वहाँ पर था। तो ये निक्सन वहाँ से ऑर्डर करते हैं, टास्क फोर्स 74 करके है, वो असेंबल होती है वहाँ से और बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है कि इनको हम यहाँ बे ऑफ बंगाल से घेरते हैं। और इधर ब्रिटिश जो कि इनका एक साथी या फ्रेंड है, तो वो एक नेवल शिप लेकर आते हैं और ये कराची की तरफ आते हैं। ये HMS ईगल, राइट। तो ये कराची की तरफ से, तो ये कहते हैं कि हम इनको वेस्ट से घेर लेंगे थ्रू ब्रिटिश, और ईस्टर्न साइड से हमारा जो ये टास्क फोर्स 74 है, पिंसर अटैक बोला इन्होंने, पिंसर अटैक कर देंगे। और लैंड पे तो पाकिस्तान वाले हैं ही। तो जिस तरीके से जो रशिया के जो नेवल शिप्स आते हैं, सबमरीन्स आती हैं, न्यूक्लियर बम्बर्स आते हैं, तो ये जो ब्रिटिश आपने बताया HMS ईगल, तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं कि हमें यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली, और मेडागास्कर चले जाते हैं। नहीं, उसके पीछे भी रशिया का ही हाथ था। रशिया ने जैसे ये आई थिंक 14 दिसंबर के आसपास, 14 या 15 दिसंबर को हुआ था, जैसे ही HMS ईगल और वो स्टार्ट हुए, HMS ईगल थोड़ा आ गया था काफ़ी हद तक, और इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने SOS किया रशिया को या USSR को कि भाई हमारी जो ट्रीटी हुई थी उसका जो है वो एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है, एक्सटर्नल फोर्सेज अटैक कर रही हैं। तो उन्होंने व्लादिवोस्तोक और समथिंग, नाम याद नहीं रहते, उस जगह से जो उनका फ्लीट था वो रवाना कर दिया जैसे ही दिल्ली ने बोला। तो जैसे ही वो आया तो उन्होंने जो सिग्नल था इनका, रेडियो सिग्नल HMS ईगल का, वो कैप्चर कर लिया। HMS ईगल ने उनका सिग्नल कैप्चर कर लिया और रशिया वालों ने बोला हाँ भाई आ गए हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वहीं से पता, उन्होंने मैसेज भेजा भाई साहब अभी तो लेट हो गए हम काफ़ी, रशिया आ गया यहाँ पे। तो वहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया और जो USS एंटरप्राइजेस था वो चला गया मेडागास्कर की तरफ, शायद HMS ईगल गया था। HMS ईगल मेडागास्कर। बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ था कि सोवियत सबमरीन थी, वो USS एंटरप्राइज को टेल कर रही थी, और उन्होंने सरफेस करके सबमरीन्स ने एक तरह से हार्ड वार्निंग दी USS एंटरप्राइज को कि भाई दिस कैन कन्वर्ट इनटू ए वर्ल्ड वॉर, सोच समझ के आगे जाना। सो दैट्स व्हेन US गॉट द मैसेज कि थिंग्स विल गेट ब्लडी अगली हेयर। सो दैट्स व्हेन दे बैक्ड आउट। और दूसरा ये भी है ना, वो पाकिस्तान के लिए अपनी ये पाकिस्तान वाज अ लॉस्ट कॉज, तो इतना रिस्क लेना वो नहीं उचित समझते थे कि भाई पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर रशिया इन्वॉल्व हो जाता तो ये एक फुल फ्लेज वॉर एस्केलेट हो जाता और ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता था। तो रशिया को भी अपनी इमेज से, सॉरी USA को अपनी इमेज बचानी थी, तो उसने कदम पीछे करता है। युद्ध होता है ना, युद्ध में मतलब कोई भी रनर अप नहीं होता, हमेशा विनर और लूजर ही होता है। राइट। ठीक है, अगर रशिया इन्वॉल्व होता तो इट वाज ए वर्ल्ड वॉर, तो उसमें एक ही विनर होता। ठीक है ना, चाहे वो आप कह सकते हो वेस्टर्न या ईस्टर्न पावर जो भी है, या एशियन पैसिफिक पावर्स जिनको बोल सकते हो।
और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अब ये जो यूएस का दोगलापन है, वो कहते हैं कि हम तो बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं, ढाका में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सिविलियंस हैं, उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि रिचर्ड निक्सन से क्लियर ऑर्डर्स थे कि ये इंडियन आर्मी पर टारगेट करना है। और ये जो और है, क्योंकि इधर क्या हुआ था वेस्टर्न फ्रंट पर, क्योंकि सीज फायर को रशिया बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर रहा था, तो वेस्टर्न फ्रंट पर, वेस्टर्न थिएटर पर इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान तो इनके हाथ से जा चुका था। डर ये था कि ये इंडिया अगर वेस्टर्न पाकिस्तान में एडवांस कर जाएंगे तो जो इनका जो एक इंटरेस्ट था पाकिस्तान में वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी यूएसए जो है वो थ्रू यूएसएस एंटरप्राइज इंडियन आर्मी को एक थ्रेट दिखाना चाहता था कि अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम वहाँ पर टारगेट करेंगे। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं समझना, क्योंकि आज के टाइम में जो वो पीपल है ना, जब कहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान से आपने किया तो इधर चाइना आ जाएगा, तो आप ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब 1971 में जब इंडिया मल्टीपल फ्रंट पे 2, 3, 4 फ्रंट नहीं थे, इधर इंडिया इंपोर्टेड ग्रेन्स पर चल रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, और अमेरिका, ब्रिटिश, चाइना, पाकिस्तान ऑन 2 फ्रंट। तो ये वो लोगों से मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें और ये जो दिन है इसको आप एक प्राइड फील करिए, इसकी सिग्निफिकेंस समझिए आप कि कितनी बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी ये पूरे वर्ल्ड पावर्स के खिलाफ, कि भाई इस एरिया के हम शेर हैं, ये इंडिया ने वहाँ पे करके दिखाया था, और इसलिए हम अपने आप को रीजनल पावर मानते हैं इस एरिया का। दैट्स वाई वी से कि आप आके हमें थोड़ा बहुत सेटबैक दे सकते हो, लेकिन ह्यूमिलिएशन के साथ विड्रॉल करना पड़ेगा आपको। ये हम इंश्योर करते हैं और लोगों के लिए कि आप हमारी टेरिटरी में नहीं घुस सकते, और अगर घुसोगे तो उसको कंट्रोल नहीं रख सकते ज़्यादा दिन, तुम्हें ह्यूमिलेट करना पड़ेगा, पावर मतलब विड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें ह्यूमिलेटिंगली। ये एक तरह से इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस एरिया में पावर प्रोजेक्ट करने की जो महारत है वो हमारी है। नहीं, अगर आप इस वॉर में भी देखें तो जो इंडियन अप्रोच थी, इंडिया ने कम समय में, क्योंकि पाकिस्तान को तो पहले से पता था, वो 1970 से उनको जब ये इलेक्शन रिजल्ट आए थे तो उनको पता था कि भाई हमें यहाँ पर इस तरह के कदम उठाने हैं, और वो अपनी तैयारी करने लगे थे। तो इंडिया को टाइम कम मिलता है इस वॉर के लिए, फिर भी उसने कम टाइम में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की। तो आप इस चीज़ को, मतलब इंडिया ने किस तरीके से आउट थिंक किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान एक बुरी तरीके से हारता है, तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है ना, वो हमेशा प्लान ए की रही है, प्लान बी ए कभी नहीं बनाते। इनको ये लगता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे ऊपर एक स्पेशल हाथ है। दैट्स वाई ये प्लान बी कभी बनाते ही नहीं है और ये अपने एडवर्सरी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हिस्ट्री इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ पहले क्या क्या हो चुका है, आगे क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। रिलेटिव पावर का इनको डिफरेंस नहीं पता। इनको ये लगता है कि तुम टूटी फूटी सबमरीन से भी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म कर सकते हो। सो पाकिस्तान का क्या है कि उनको हर रोज़ मिरेकल्स चाहिए। जैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी देखेंगे ना कि टैलेंट हमारे पास बहुत है। इंडिया के प्लेयरों के पास पैसा हो, IPL के पास पैसा हो, लेकिन हमारे पास टैलेंट ज़्यादा है। पर टैलेंट को नापने की मशीन किसने बनाई है? तो यही पाकिस्तान आर्मी का ये है कि हमारे पास हमारा एक फौजी 10 हिंदुओं के बराबर है। तो 93,000 ने सरेंडर क्यों किया था भाई? तो ये मेंटालिटी है पाकिस्तान की, और इस मेंटालिटी का कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है इसका सोल्यूशन सरेंडर ही होता है कि गंग हो करके आगे बढ़ जाओ और फिर बाद में सरेंडर करते घूमो। क्योंकि अब कैलकुलेशन आपने की नहीं होती। जैसे वो आर्ट ऑफ वॉर बुक है ना सुन त्जू की, उसमें ये है कि अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता है और अपने एनिमी की स्ट्रेंथ पता है, तुम अपने आप को जानते हो और अपने एनिमी को जानते हो ना, तुम कभी नहीं हारोगे। अगर तुम अपने आप को जानते हो और एनिमी को नहीं जानते तो तुम कभी कभी जीत सकते हो, तुम हारोगे। अगर तुम्हें अपने आप की नहीं पता और एनिमी की पता है तो भी तुम्हारा डील ये विन लॉस का जो ये कम्बिनेशन है ये रहेगा। तो पाकिस्तान को ना तो अपनी पता है ना दूसरे की पता है, तो पाकिस्तान हर बार हारेगा। ऐसा कोई समय ही नहीं हुआ जब पाकिस्तान जीता हो। ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई अब तो जब लड़ाई की बात आएगी तो प्रॉफिट खुद आएंगे लड़ने इनके साथ। ये इसमें मेंटालिटी है पाकिस्तान की। आपने सही कहा, ओवर एस्टिमेट। जैसे मैंने लोंगेवाला का बताया, तो लोंगेवाला में क्या था, जनरली आर्मी की स्ट्रेटजी रहती है, आगे इन्फेंट्री चलती है, आर्मर पीछे रहता है। ये बेसिक वो रहती है वॉर की।
इनमें क्या था, आर्मर आगे था, इन्फेंट्री बाद में थी, जो डिवीज़न रहती है उनकी। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जो बाड़ रहती है ना, एक बाड़ लगा रखी थी। तो इन्होंने सोचा कि ये तो माइन है, अब क्या करें। तो वहाँ पे इनके इतने कई घंटे खराब हो गए, वरना ये 3-4 घंटे पहले पहुँच जाते वहाँ पे लोंगेवाला में। तो उसको वो बाढ़ थी, कुत्ते और आवारा पशु वगैरह थे उनके लिए थी, और एक्चुअल में थी भी इनके लिए। तो पाकिस्तानी आर्मी ने कुत्तों की तरह, या जो भी कह सकते हो, वही बिहेव किया और काफ़ी टाइम वेस्ट किया वहाँ पे। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है, इनको पता है कि हाँ भाई। अच्छा, मैं कुछ लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्यों हारेंगे, ये फाटा में लड़ेंगे या वजीरिस्तान में लड़ेंगे, ये तो क्यों हारेंगे? क्योंकि इनकी जो आर्मी है वो मैकेनाइज्ड है, इनके पास फुट सोल्जर नहीं है इनके बस। और वहाँ पे बड़ा टैंक जाता है पहाड़ों पे कोई टैंक नहीं जाता, वहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ता है, कहते हैं ना घुटनों का ग्रीस, वो कहाँ पाकिस्तान में है। और अफ़गान तो वहाँ पले बड़े हैं, उनको उस एरिया का अच्छे से पता है, उनको वहाँ वो लिव ऑफ द लैंड वाली बात होती है ना, जो तो वो लिव ऑफ द लैंड करते हैं वहाँ पे। और इनकी ये सप्लाई लाइन्स मेंटेन नहीं रख पाएंगे, इसलिए सरेंडर करेंगे अफगानिस्तान के सामने। ये इंडिया से पहले तो ये अफगानिस्तान के सामने सरेंडर करने वाले हैं। इमरान खान ने तो कह दिया था कि भाई इनको दे दो ऑटोनॉमी, इनको लगाने दो शरिया, इनको अपना हुकूक चलाने दो इनको, तो बस अपना पंजाब सिक्योर कर लो और इनको दे दो आप। तो आप ये भी देखो ना, अगर आप पाकिस्तान को देखोगे ना, तो ये पाकिस्तान कम बिकारिस्तान ज़्यादा है। जब किसी कंट्री में सेल्फ स्टीम नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो करेज कहाँ से लेकर आओगे? जब आप इंडियन सोल्जर्स की बात करते हैं तो देश के लिए लड़ता है, ये जो है अपनी पदवी पोस्ट के लिए लड़ते हैं। इनकी ग्रीड इतनी भरी हुई है ना। आप जब ये वॉर चल रहा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी ग्रीड थी। जब ये यूएन में, जब सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमेरिका सीज़ फायर लेकर आता है, तो 2 बार तो रशिया उसको वीटो कर देता है। फिर ये यूएन जनरल असेंबली में लेकर आते हैं कि जो कमज़ोर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो यूएस उनको अपने कहने पे मनवा लेगा। तो ये पोलैंड के थ्रू सीज़ फायर लेकर आते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो सीज़ फायर में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं तो गुस्से में आके फाड़ देते हैं। तो अमेरिका वाले कहते हैं, अरे बेवकूफ़ो, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, इतनी तो अक्ल रखो। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच में, इनको ये नहीं पता कि आर्मी जनरल क्या चाहता है और ये आर्मी क्या चाहती है, प्रेसिडेंट क्या चाहता है। तो ये क्या है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है इनमें, देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा। रियलिटी किसी को नहीं दिखती। और यूएस ने कहा इनको बेगर्स कांट बी चूजर, सरेंडर करो, तुम्हारी फितरत में है सरेंडर करना। मोहम्मद गौरी ने 16 बार सरेंडर किया था, फिर भी शर्म नहीं आई, 17वीं बार फिर आ गया। तो ये थिंकिंग है, मेंटेलिटी है, ये पाकिस्तान एक मेंटेलिटी है। पाकिस्तान कोई स्टेट नहीं है, स्टेट तो टूटता रहेगा, बनता रहेगा। अब हो सकता है पंजाब रह जाए सिर्फ। तो मैं एक बात और ऐड कर दूं, जब ये बात चल रही थी ना, तो कुछ सर्कल्स में ये बात आ रही थी कि आप ना इनको इतना ह्यूमिलिएट मत करो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जर्मनी ने रीबिल्ड किया ना अपने आप को, कि ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो एक जो शत्रु बोध होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी कि ये क्या कर सकते हैं, इनकी औकात क्या है। तो ये ऐड करना सही रहेगा कि आप पाकिस्तान को जर्मनी से कंपेयर नहीं कर सकते। इनको जितना आप ह्यूमिलिएट करोगे, साइकोलॉजिकली इनको डील करोगे ना, उतना इंडिया के लिए बेटर है। देखिए, पाकिस्तान में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये एक तरह से न्यूसेंस वैल्यू है पाकिस्तान की सिर्फ। और जो एक कॉग्निटिव डिजोनेंस है, एक आँख के अंधे हैं ये, वो आपको बात गौर करनी पड़ेगी। इनका एक तरह से आपको मेंटेलिटी जाननी जरूरी है। यू हैव टू थिंक लाइक देम, कि वो किस एंगल से सोचते हैं। अब कुछ पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, हमने सरेंडर किया ही नहीं, टेक्टिकल था कुछ, कि वो तो पॉलिटिकल क्राइसिस था और हमने तो इसलिए सरेंडर किया था कि वी विल फाइट अनदर डे। तो इज्जत बेइज्जती ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। तो ये दोबारा हारेंगे, इनकी दोबारा बेइज्जती होगी, क्योंकि अंदर से सबको पता है कि तुम हो, तुम्हारी औकात क्या है। पाकिस्तान का क्या है कि इंडिविजुअली अगर आप किसी से बात करोगे ना पाकिस्तानी से, वो आपको पूरी मतलब ठीक तरीके से बता देगा कि हाँ हाँ हम हारे हैं, और वो पूरी एक्सेप्ट भी कर लेगा। जैसे ही 10 पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएंगे ना, हम काफिरों को सबक सिखा देंगे, हम ये हैं, हम मुसलमान मुल्कों के साथ मिलके ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जैसे ही ये इकट्ठे होते हैं, पागलपन स्टार्ट हो जाता है। दैट्स हाउ पाकिस्तान। मैं एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर दूं कि एक कंट्री जो होती है उसकी अपनी एक सिविलाइजेशन होती है, अपना एक कल्चर होता है, एक प्राइड फील करने वाली चीज़ होती है। पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना कोई इनके पास एक कल्चरल लीनिएज है। अगर लैंग्वेज की भी बात करें तो उर्दू के नाम पर क्या है, वो पर्शिया हिंदी का एक मेल है। कोई इंडिपेंडेंट इनकी वो नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना, इस वजह से भी पाकिस्तान बार बार फेल होता है और ये आगे नहीं मतलब देख पा रहे हैं। जिया उल हक ने कहा था कि
अगर हम पाकिस्तान की एक इस्लामाइज्ड आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे तो हम क्या हैं, सेकंड रेट इंडियंस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है इनके पास। 1947 से पीछे ये जा ही नहीं सकते। इनको यही नहीं पता कि इसका बाप कौन था। नहीं, अगर रिलीजन की बात भी करें ना, तो अब जब ये गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। मुस्लिम तो वहाँ पर भी हैं, सुन्नी धर्म यहाँ पर है, सऊदी में भी सुन्नी धर्म है, तो इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता कि आप सोचो कि रिलीजन भाई भाई हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये वहाँ पे जाके चोरी करते हैं ना, ये रीज़न है। फितरत ही चोरी है, चोरी का देश है, चोरी के एसेट्स हैं, जो सब कुछ चोरी का है। कभी बलूचिस्तानों का हिस्सा मार लिया, उनके मिनरल्स बेच दिए, हाइड्रो पावर कश्मीर से चोरी कर ली। चोरी पे चल रहा है पूरा पाकिस्तान। पंजाबिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब इनका है कुछ ऐसा, ये वो भी ऐसे ही है, नीदरलैंड से चुरा रखा है। जो जिसने चुराया था उसको टांग दिया, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब अब्दुल कादिर खान। पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है। अगर पाकिस्तान का कोई भला करेगा तो हो सकता है उसको थोड़े दिन में टांग दिया जाए। जैसे जुल्फिकार भुट्टो को टांगा गया था, बेनजीर भुट्टो को मारा गया था, अब इमरान खान को वार्निंग दी गई है, हो सकता है गोली मारी थी उसकी, हो सकता है चला जाए इमरान खान। अभी गोली चलाई भी थी उनको पता नहीं था कि लगी कहाँ पर है। पता नहीं था, लेकिन जो भी आ रहा था उनके पास तो वो फोटो खिंचवाते हैं ना, तो टांग उठा के ऐसे फोटो खिंचवाते हैं और बता रहे हैं जब गोली लगी ना खुद पैदल चल के गए थे वो तो शेर का बच्चा है ना इमरान खान, वो तो जाएगा ही चल के। आपने एक इम्पोर्टेंट बात की कि ये फिर से हारेंगे। अभी इनके जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है, तो क्या एक रिपीट ऑफ 1971 इज़ इन मेकिंग? जैसे एक 1971 में मुक्ति बाहिनी ने इनको हरास किया था, एक तरह से एक लो लेवल वारफेयर में इनको कंटिन्यू करके रखा था और एक तरह से थका दिया था इनको। वही काम तालिबान कर रहा है हमारे लिए, और इट्स ए गुड टाइम टू स्ट्राइक, व्हाई नॉट। तो मैं व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है, अपने व्यूज़ बनाने हैं, तो आप प्रोपेगेंडा में मत जाइए। आज के टाइम में प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया जा रहा है, तो आप इतिहास को पढ़िए और 1971 जब आप देखेंगे तो आपको फील होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि इंडियन आर्मी या इंडिया एज अ कंट्री इज़ नॉट अ वीक कंट्री। अगर जब स्टेप लेने की बात आएगी, जब अपनी बात रखने की आएगी, तो एक इंडिया पूरे हक से और पूरे फुल ब्लो से आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ हमारे व्यूअर्स को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।